India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में विवादित टिप्पणी के आरोपी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। गुजरात की निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल केजरीवाल ने निचली अदालत से जारी मानहानि के मामले में समन को चुनौती देते हुए मामले पर रोक लगाने की मांग करते हुए गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया था। और ऐसे में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इसी मामले में आप नेता संजय सिंह की मांग को ठुकरा दिया है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के बारे में उनकी टिप्पणी को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को चुनौती दी थी। उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और ऐसे में मानहानि मामले में जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस SVN भट्टी की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अप्रैल में सह आरोपी संजय सिंह द्वारा उसी कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। ये देखते हुए कि न्यायालय को सुसंगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, पीठ ने कहा है कि संजय सिंह की याचिका में दिए गए दृष्टिकोण को सही और ये देखते हुए कि वे केजरीवाल के मामले पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। सुनवाई के दौरान एक समय सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल अपने बयान के लिए खेद व्यक्त करने के लिए तैयार है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि पीठ ने कहा है कि वह सिंघवी को बहस करने की अनुमति दे सकती है, लेकिन चेतावनी दी कि एक बार बहस सुनने के बाद याचिकाकर्ता को मामला वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गुणदोष के आधार पर निर्णय दिया जाएगा। अंततः सिंघवी ने अपनी बात मान ली। बता दें आपको कि संजय सिंह के मामले में पारित आदेश के मद्देनजर मामले को खारिज कर दिया गया बिना गुणदोष पर विचार किए। धर्मनिरपेक्षता हमेशा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन के अनुसार संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पार्टी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस खन्ना ने मौखिक रूप से कहा है कि इस न्यायालय के कई निर्णय हैं जो मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता हमेशा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा रही है। अगर संविधान में इस्तेमाल किए गए समानता और बंधुत्व शब्द के साथ साथ भाग 3 के तहत अधिकारों को देखें तो स्पष्ट संकेत मिलता है कि धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मुख्य विशेषता माना गया है। जज ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता के फ्रांसीसी मॉडल के विपरीत भारत ने धर्मनिरपेक्षता का एक नया मॉडल अपनाया है। पीठ बलराम सिंह सीनियर बीजेपी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा प्रस्तावना में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि आप नहीं चाहते कि भारत धर्मनिरपेक्ष हो। याचिकाकर्ता बलराम सिंह एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने जवाब दिया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है और हम इस संशोधन को चुनौती दे रहे हैं। जैन ने आगे कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि समाजवाद शब्द को शामिल करने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगेगा। इसके जवाब में जस्टिस खन्ना ने कहा कि समाजवाद का अर्थ ये भी हो सकता है कि अफसर की
समानता हो और देश की संपत्ति समान रूप से वितरित की जाए। हम पश्चिमी अर्थ नहीं लेते हैं। और दूसरी ओर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने जोर देकर कहा है कि भारत अनादिकाल से धर्मनिरपेक्ष रहा है और अतः मामले को 18 नवंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या एनसीपीसीआर द्वारा जारी किए गए संचार पर कार्रवाई करने से रोका, जिसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का अनुपालन न करने वाले मदरसों की मान्यता वापस लेने और सभी मदरसों का निरीक्षण करने के लिए कहा गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्टीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एनसीपीसीआर की कार्रवाई को चुनौती देने वाले इस्लामी मौलवियों के संगठन जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा रिट याचिका जो दायर की थी उस पर अंतिम सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया है। 7 जून 2024 का एनसीपीसीआर ने उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि आरटीई एक्ट का अनुपालन न करने वाले मदरसों की मान्यता वापस ली जाए। 25 जून 2024 को एनसीपीसीआर ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को पत्र लिखकर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और यूडीआईएसई कोड के साथ मौजूदा मदरसों का निरीक्षण करने के निर्देश जारी करने के लिए कहा है। आरटीई एक्ट 2009 के तहत मानदंडों का पालन नहीं करने वाले मदरसों की मान्यता और यूडीआईएसई कोड को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई है। एनसीपीसीआर ने केंद्र से कहा और ये अनुरोध किया है कि यूडीआईएसई प्रणाली को मदरसों तक न बढ़ाया जाए। एनसीपीसीआर ने केंद्र से सिफारिश की है कि मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त और बिना मैप किए गए सभी मदरसों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए यूडीआईई की अलग श्रेणी बनाई जा सकती है। त्रिपुरा सरकार ने 28 अगस्त 2024 का इसी तरह का निर्देश जारी किया था। 10 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और एनसीपीसीआर के निर्देश के अनुसार कार्रवाई करने के लिए लिखा। संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए इन निर्णयों को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने ऋण वसूली न्यायाधिकरणों या डीआरटी को उनके आदेशों के आधार पर वसूली की गई राशि सहित विभिन्न पहलुओं पर डेटा एकत्र करने के लिए कहने पर वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि मंत्रालय डीआरटी के न्याय कर्मचारियों को अपने अधीनस्थ नहीं मान सकता है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ डीआरटी विशाखापट्टनम में वकीलों की हड़ताल से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए इस मुद्दे पर गौर किया। इससे पहले डीआरटी विशाखापट्टनम ने कोर्ट को सूचित किया कि कुछ आवेदन स्थगित कर दिए गए हैं क्योंकि कर्मचारी मंत्रालय द्वारा अनिवार्य किए गए डेटा संग्रह कार्य में व्यस्त थे। इस पर गंभीर आपत्ति जताते हुए 30 सितंबर को कोर्ट ने वित्त मंत्रालय से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। खंडपीठ मंत्रालय द्वारा दिए गए औचित्य को देखकर भी निराश हुई और न केवल डीआरटी विशाखापट्टनम बल्कि देश भर के सभी डीआरटी को डेटा एकत्र करने के लिए कहा गया था। बता दें आपको कि पीठ ने कहा कि डीआरटी के पास 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक की राशि के मामलों की संख्या, दायर किए गए नए मामलों की कुल संख्या, वसूली की गई राशि आदि के बारे में डेटा मांगा गया। ये जो पीठ देखकर हैरान रह गई और मंत्रालय द्वारा सभी डीआरटी को 9 सितंबर को ईमेल भेज दिया गया और डेटा 12 सितंबर तक 3 दिनों के भीतर मांगा गया। जस्टिस ओक ने कहा है कि आप न्याय कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं जैसे वे आपके अधीनस्थ हो और हम सरकार से माफी की उम्मीद करते हैं। डेटा संग्रह की इतनी सीमा 3 दिनों के भीतर मांगी गई। अगर आप चाहते हैं कि डेटा एकत्र किया जाए तो डीआरटी द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिसमें से कुछ न्यायिक अधिकारी आप उनके साथ अधीनस्थों जैसे व्यवहार कर रही हैं। आदेश में पीठ ने दर्ज किया है कि मंत्रालय को डीआरटी को इतने कम समय में इतना बड़ा डेटा एकत्र करने के लिए कहने के लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए और हमें ये जानकर आश्चर्य हुआ है कि डीआरटी को भी उनके आदेशों के आधार पर वसूली की गई राशि के बारे में डेटा एकत्र करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा की घटना को कथित तौर पर जुड़े 3 लोगों ने उनके घरों के खिलाफ प्रस्तावित विध्वंसक कार्रवाई के खिलाफ तत्काल राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये घटनाक्रम बुलडोजर मामले में दायर हस्तक्षेप आवेदन के रूप में सामने आई है, जिसकी सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति के घर को केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि वह आरोपी है। कार्रवाई के दौरान यूपी सरकार का रुख ये था कि किसी व्यक्ति के घर को केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि उस पर किसी अपराध का आरोप है। जो भी हो, न्यायालय ने अनधिकृत निर्माणों की सुरक्षा के बिना नगर पालिका कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अखिल भारतीय दिशा निर्देश निर्धारित करने का इरादा व्यक्त किया है। हाल ही में मामले के अंदर अपने आदेश सुरक्षित रखे हैं। आवेदक जो पेशे से फेरी वाले और किसान हैं, उसका दावा है कि जिन संपत्तियों के लिए नोटिस जारी किए गए थे वे 10 से 70 साल पुरानी हैं। उनका आरोप है कि प्रस्तावित कार्रवाई दंडात्मक है। सरकार का अनधिकृत निर्माण का बचाव केवल अवैध रूप से ध्वस्तीकरण पर न्यायालय के स्थगन आदेश को मात देने का बहाना मात्र है। प्रस्तावित ध्वस्तीकरण नोटिस के पीछे मुख्य कारण सांप्रदायिक हिंसा और हिंसा की घटना का निकट होना है। तत्परता दिखाई गई। नोटिस का जवाब देने के लिए 3 दिन का छोटा समय दिया गया, जबकि आवेदक दशकों से घर पर कब्जा कर रहे हैं। नोटिस का जवाब देने के लिए 3 दिन का कम समय आवेदकों को कानूनी उपाय करने के लिए उचित अवसर और समय से वंचित करता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय महिलाओं की गरिमा का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए माफी मांगने की मांग की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि जनता दल सेकुलर के नेता प्रज्वल रेवन्ना ने 400 महिलाओं के साथ बलात्कार किया और इस कृत्य को फिल्माया। और ये सेक्स स्कैंडल नहीं बल्कि सामूहिक बलात्कार था। मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति के अरविंद ने कहा है कि जनहित याचिका न्याय के समय की बर्बादी है और उन्होंने याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया है। अखिल भारतीय दलित एक्शन समिति के वकील ने आज दलील दी कि राहुल गांधी ने अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों से भारतीय महिलाओं, विशेषकर हसन की महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया है कि कम से कम नोटिस जारी किया जाए ताकि गांधी को जवाब देने का निर्देश दिया जा सके। वकील ने तर्क दिया है कि राहुल एक सीरियल अपराधी है और ये भी कहा है कि इससे पहले उन्होंने कहा था कि मोदी सरने वाले सभी लोग चोर हैं। राहुल की नागरिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय इस मामले पर विचार कर रहा है। राहुल को आकर न्यायालय के समक्ष गवाही देनी चाहिए। उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया है कि कम से कम नोटिस जारी किया जाए ताकि गांधी को जवाब देने का निर्देश दिया जा सके। कम से कम नोटिस जारी किया जाए, उन्हें आकर स्पष्टीकरण दें और इस बयान के कारण हसन के हर महिला के चरित्र पर सभी का संदेह हो रहा है। उन्हें आकर न्यायालय के समक्ष गवाही देनी चाहिए और अगर अंत में मैं गलत पाया जाता हूं तो मुझे सजा दी जाए। बता दें आपको कि हालांकि न्यायालय इससे सहमत नहीं था और जुर्माना लगाकर याचिका खारिज कर दी गई। जनहित याचिका में न्यायालय ने अनुरोध किया कि वह गांधी को अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दें और साथ ही न्यायालय से अनुरोध किया था कि वह राष्ट्रीय महिला आयोग को गांधी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का भी निर्देश दें। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पूर्व जेडीयू सांसद प्रज्वल रेवन्ना यानी कि जेडएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। बता दें आपको, न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने आदेश सुना है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी के माध्यम से रेवन्ना ने तर्क दिया था कि उनके खिलाफ धारा 376 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है, क्योंकि यदि वे कृत्य हुए भी थे या हुए भी है तो वह सहमति से हुए थे। नवदगी ने यह भी उजागर किया था कि अभियोक्ता द्वारा आरोपों के साथ आगे आने के अंदर 4 साल की देरी हुई थी और आगे कहा कि इस देरी के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं
दिया गया था। अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रवि वर्मा कुमार ने जमानत देने का अनुरोध किया और साथ ही ये तर्क देते हुए कि प्रज्वल अपना फोन रोककर जांच में सहयोग करने से इनकार कर रहा है। उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी हवाला दिया था, जिसमें कथित तौर पर संकेत दिए गए थे कि अपराध स्थल वीडियो में पृष्ठभूमि से मेल खाता है और इस साल 24 अगस्त को प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न के 4 मामलों की जांच कर रही एसआईटी ने सांसदों विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के समक्ष 2144 पन्नों की चार्जशीट दायर की, जो 4 मामलों में पहली थी। और आपको बता दें कि एसआईटी ने रेवन्ना पर एक महिला के साथ बलात्कार का मामला दर्ज किया, जो उनके परिवार के लिए घरेलू सहायिका के रूप में काम करती है। तो बलात्कार के मामले में प्रज्वल रेवन्ना को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने प्रज्वल को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। रेवन्ना पर घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया है। बता दें आपको कि जिस तरह से पूरा मामला दर्ज किया गया, कर्नाटक उच्च न्यायालय का ये फैसला है और अब जो बताया गया है कि राहत अभी प्रज्वल रेवन्ना को नहीं मिलती हुई दिखाई दी। हाईकोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना जो हैं उनको जमानत देने से इनकार कर दिया है। एक बड़ा झटका कहा जा सकता है फिलहाल प्रज्वल के लिए। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि हिरासत के दौरान आरोपियों द्वारा पुलिस को अपना मोबाइल फोन जमा करने के अंदर विफलता को असहयोग नहीं माना जा सकता, क्योंकि आरोपियों को संविधान के अनुच्छेद 20 उपधारा 3 के तहत संरक्षण प्राप्त है। न्यायालय का विचार था कि पुलिस को मोबाइल फोन उपलब्ध कराने में विफलता को असहयोग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 20 उपधारा 3 के तहत संरक्षित किया गया है। आइए इस संदर्भ में इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि आत्म दोषारोहण का मसला आखिर है क्या और क्या पूछताछ के दौरान आरोपियों से मोबाइल लैपटॉप के डिजिटल पासवर्ड निकाले जा सकते हैं। सुनिए। सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी राइट टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ का अधिकार किसी भी अक्यूज्ड को खुद के कन्विक्शन में एविडेंस देने से प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 किसी भी अक्यूज्ड को खुद के विरुद्ध गवाही देने से बचाता है, साथ ही साथ ऐसी गवाही या एविडेंस देने से रोकता है जो उन्हें दोषी प्रकार करे। इस सिद्धांत को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अवुतु श्रीनिवास रेड्डी वर्सेस द स्टेशन हाउस ऑफिसर के मामले में उजागर किया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी अक्यूज द्वारा मोबाइल फोन या उसका पासवर्ड देने से इनकार करना असहयोग नहीं माना जाएगा। ये जजमेंट दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुरूप है, जिसमें कहा गया था कि किसी अक्यूज्ड को डिजिटल पासवर्ड बताने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना उसके राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का उल्लंघन होगा। हालांकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अक्यूज्ड को फोर्स किए बिना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्राप्त करने के लिए दूसरे लॉफुल मीन्स का उपयोग कर सकती हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.